अगर मुगल भारत ना आते तो न भगवान राम को 400 साल का वनवास काटना पड़ता और न ही शिवलिंग को फाउंटेन बताया जाता। हमारे देश भारत की सारी प्रॉब्लम्स धार्मिक कट्टरता में छिपी हुई है और ये धार्मिक कट्टरता कभी भारत में देखने को ही नहीं मिलती। अगर मुगल भारत ना आते तभी तो आज की हमारी यह वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अखंड भारत को बांटने वाले और हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले मुगल आखिर भारत कैसे आए थे। पूरी जानकारी देंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। मुगलों के भारत में आगमन के बारे में जानने से पहले आपको मुगलों के इतिहास का पता होना चाहिए। मुगल मध्य एशिया से भारत आए थे। असल में मध्य एशिया में अचानक से दो जातियों का उत्कर्ष हुआ जिन्होंने दुनिया के इतिहास पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। आप इसे दुष्प्रभाव भी कह सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे देश अपने धर्म को बदलने को मजबूर हो गए थे। अगर बात की जाए इन दो जातियों की तो इनमें एक थे तुर्क और दूसरे थे मंगोल। इनमें तुर्कों का मूल स्थान तुर्किस्तान था और मंगोलों का मंगोल, इसलिए इन्हें मंगोलिया भी कहा जाता था। हालांकि पहले तो ये दोनों जातियां खानाबदोश थीं और अपनी सर्वाइवल के लिए भी इधर उधर भटकती रहती थीं, लेकिन नेचर के थ्रू सर्वाइव करते करते ये बहुत ही ब्रेव एंड फाइटर बन गए थे। तभी तो इन्होंने नेचर के बाद युद्ध और लूटमार को अपना प्रोफेशन बना लिया। अब ये आने जाने वाले ट्रेडर्स को लूटकर अपना गुजारा चलाने लगे। लेकिन ये दोनों जातियां खानाबदोश जहां तहां कबीले बनाकर रहा करती थीं। इन कबीलों का एक सरदार होता था, जिसे आप एंशंट इंडिया के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। जैसे भारत में पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जिन्हें संघ या गढ़ कहा जाता था, जिनका अपना अलग मुखिया होता था। इसी तरह इन दोनों जातियों के कबीले का सरदार होता था और ये अपने सरदार के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन रखते थे। हाँ, वो अलग बात है कि ये कबीले आपस में लड़ा करते थे और धीरे धीरे आपस में लड़ते लड़ते इन नोमैडिक ट्राइब्स ने अपनी मसल पावर से राजनीतिक संस्था स्थापित कर ली, जिसकी वजह से इन्होंने एशिया के बहुत बड़े भाग के साथ साथ साउथ यूरोप की हुकूमत को भी चुनौती दे डाली और एशिया एंड सदर्न यूरोप में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लेकिन जैसे जैसे पावर उनके हाथों में आती जा रही थी, तुर्क और मंगोल जातियों में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी और अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए थे। इनफैक्ट तुर्क तो मंगोलों से नफरत करते थे, जिसका कारण मंगोलों का रूड, क्रूअल और मानवता के दुश्मन होना था। तुर्कों में तैमूर और मंगोलों में चंगेज खान का नाम पूरी दुनिया में बहुत इनफेमस है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही ब्रेव कॉन्करर और एम्पायर फाउंडर थे। वैसे हम आपको बताते चले, तैमूर और चंगेज खान की तो ये दोनों भारत पर भी आक्रमण कर चुके थे। अगर बात की जाए चंगेज खान की तो इन्होंने गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के टाइम पर भारत में एंट्री ली थी। लेकिन वो अलग बात है कि इल्तुतमिश की समझदारी की वजह से यह भारत में अपने पैर नहीं जमा पाया था और पंजाब से ही वापस लौट गया था। हालांकि तैमूर ने पंजाब में अपनी राज संस्था स्थापित कर ली थी और यहाँ पर अपने गवर्नर को छोड़ गया था, मगर इसका भी भारत पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। और फिर उसके बाद भारत में आता है लोदी वंश। लेकिन जल्द ही लोदी वंश का भी सर्वनाश हो गया, जिसका रीजन था कमजोर और अय्याश उत्तराधिकारी। वैसे आपको बताते चले, लोदी वंश के पतन के दौर में ही बाबर ने भारत में एंट्री ली थी। अगर बाबर की बात की जाए तो इसमें तैमूर और मंगोल दोनों का खून बहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने फादर की साइड से तैमूर का और माँ की साइड से चंगेज खान का वंशज था। इसलिए बाबर बड़ी शान से कहता था कि मेरी धमनियों में तुर्क और मंगोल दोनों का रक्त बहता है। हालांकि वह अलग बात है कि वह अपने आप को तुर्क वंश कहलाना ज्यादा पसंद करता था। असल में बाबर का झुकाव अपने फादर तैमूर वंश की ओर ज्यादा था, लेकिन इतिहास में इन्हें फेम उनकी माँ के खानदान की वजह से मिला। तभी तो मदर साइड की वजह से इन्हें मंगोल कहा जाता है, न कि तुर्क। एक्चुअल में मंगोल वंश के नाम पर मुगल शब्द मिला है। और अगर बात करें मुगल शब्द की तो यह फारसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मंगोल। इनफैक्ट तुर्क का पुत्र होने की वजह से उसे तुर्क मानना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों उसे मंगोल का वंशज मुगल कहा जाता है। ये आज तक कोई नहीं जानता कि इतिहासकार उसे तुर्क वंश की जगह मुगल वंश क्यों कहते हैं। खैर, जो भी हो, आज हम मुगलों की भारत में आने की कहानी आपको बता रहे हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि लोदी वंश के आखिरी राजा को हराकर मुगलों ने भारत में एंट्री ली थी। अगर बात की जाए मुगल की तो भारत में मुगलों का संस्थापक बाबर था। सबसे पहले बाबर की बात करते हैं। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिनका जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था।
बाबर का फादर तैमूर लंका 5वां और माँ चंगेज खान की 14वीं वंशज थी, इसलिए बाबर को अपने ब्लड पर बहुत प्राइड था। हालांकि बाबर के फादर फरगना के एक छोटे से रूलर थे, इसलिए तो जब उनकी मौत हो गई तो 8 जून 1494 को बाबर फरगना में अपने फादर का उत्तराधिकारी बना। मगर वो अलग बात है कि जल्द ही उसे अपनी औकात समझ आ गई कि उसकी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, इसलिए उसने इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू किए। तो उसे पता चला कि सदर्न एशिया में एक ऐसा देश है जहाँ बेशुमार दौलत मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हो कि उस देश का नाम क्या था? वेल, आपको बताते चलें, उस देश का नाम भारत था। तभी तो बाबर ने सोचा कि अगर उसे भारत में सफलता मिल गई तो उसे और उसके उत्तराधिकारियों को उम्र भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फिर क्या था, इतना सोचना था और बाबर मुंह उठाकर भारत की ओर चल पड़ा। इनफैक्ट अपने आप को सही साबित करने के लिए उसने एक कहानी भी फैला दी कि पंजाब के दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि इसमें रत्ती भर भी सच नहीं है। अगर मुगलों की बात करें तो इन्होंने लगभग 300 सालों तक भारत पर राज किया। असल में बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और इसका अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जिसे 1858 में दिल्ली के सिंहासन से हटाया गया था। अगर मुगल वंश की बात की जाए तो यह भारत के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था, जिसने 16वीं सदी से 19वीं सदी के मिडिल तक भारत पर राज किया था। अगर बात करें मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की, तो इसने धोखे से 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में डेरा जमा लिया था। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत ने भारत में उसकी हुकूमत मजबूत कर दी थी। इस जीत के बाद भारत से दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई, जिसके बाद ये अगले 300 सालों तक भारत में राज करते रहे। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि शायद मुगलों का शासन भारत में लंबा चलता, लेकिन फिर इन्हीं की गलती की वजह से अंग्रेजों ने भारत में पैर पसार लिए और भारत को मुगलों के बाद अंग्रेजों की गुलामी झेलनी पड़ी। अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य की गद्दी को कुल 19 सम्राटों ने संभाला था, जिसमें सबसे फेमस बाबर और अकबर को माना जाता है। इसका संस्थापक बाबर मध्य एशिया से आया था। वैसे अगर बात करें मुगल शासकों की, तो इसके संस्थापक बाबर के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, जो 1526 में पानीपत, खानवा और घाघरा युद्ध के जरिए मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना करने में कामयाब हुआ था। उसके बाद मुगल वंश का दूसरा शासक बना हुमायूं। हुमायूं एक असफल राजा था, जिसकी मौत लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर हो गई थी। इसकी मौत पर एक अंग्रेज ने कहा था कि हुमायूं पूरी जिंदगी इधर से उधर लुढ़कता रहा और अंत में उसकी मौत भी लुढ़क कर ही हो गई। अगर हुमायूं की बात करें तो यह सुर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी से डरकर भारत छोड़कर भाग गया था, लेकिन शेरशाह सूरी की डेथ के बाद यह भारत आ गया और फिर इसने 1 साल राज किया। हुमायूं के बाद मुगल वंश के सबसे फेमस राजा ने गद्दी संभाली, जिसका नाम था अकबर। अगर बात करें अकबर की, तो इसे अकबर महान कहा जाता है, लेकिन वो अलग बात है कि इसकी महानता केवल मुगल प्रेमी इतिहासकारों को ही नजर आती है, नहीं तो इसके अंदर महानता कहीं देखने को भी नहीं मिलती। असल में जो इंसान अपने फायदे के लिए अपने टीचर की वाइफ से शादी तक कर सकता है, आखिर आप उसे महान कैसे कह सकते हो? अकबर के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज है जो उसे महान तो छोड़िए, नफरत के भी काबिल नहीं छोड़ती, जिसमें चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर का अधिग्रहण शामिल है, जहां अकबर ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। अकबर के बाद मुगल शासक बना अकबर का बेटा, जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जिसका संबंध सीधे तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था। ऐसा इसलिए क्योंकि असल में जहांगीर के टाइम पर ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार प्रसारण शुरू कर दिए थे, लेकिन ये जाहिल मुगल कभी अंग्रेजों के मंसूबों को भाप ही नहीं पाए। तभी तो कहा जाता है कि अगर भारत में उस टाइम कोई शक्तिशाली शासक होता तो शायद कभी भी अंग्रेज भारत में अपने पैर जमा ही नहीं पाते। अगर बात की जाए मुगल वंश के अगले शासन की, तो जहांगीर के बाद शाहजहां को राजा बनाया गया। ये वही शाहजहां है जिसने ताजमहल को बनवाया था। खैर वो एक अलग कहानी है, क्योंकि जिसे आज प्यार की निशानी कहा जाता है, असल में तो वह गरीबों और मजदूरों की हड्डियों पर खड़ी इमारत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ताजमहल को बनाया जा रहा था तो आसपास के इलाकों का सारा अनाज ताजमहल के वर्कर्स के लिए भिजवा दिया जाता था, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बहुत भारी अकाल पड़ा था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन मुगल प्रेमी इतिहासकारों को वह अकाल याद नहीं रहता, उन्हें तो बस ताजमहल की खूबसूरती याद रहती है।
वैसे हम आपको बताते चलें, शाहजहां ने ताजमहल के अलावा जामा मस्जिद, लाल किला और शालीमार गार्डन जैसी बहुत सारी चीजों को बनवाया था, जिसकी वजह से उसका खजाना खाली हो गया था। और यहीं से मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई थी। और फिर मुगल साम्राज्य के पतन में एक आखिरी हथौड़ी औरंगजेब ने मार दी, क्योंकि औरंगजेब मुगलों का सबसे ज्यादा इनफेमस राजा था। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था, जिसने शाहजहां की मौत से पहले ही मुगल एम्पायर की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। इसके लिए उसने पहले तो अपने भाइयों को मारा और फिर राजा शाहजहां को बंदी बनाकर तहखाने में पटक दिया था। अगर औरंगजेब की बात की जाए तो ये वही औरंगजेब है जिसकी वजह से बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी। लेकिन फिर भी मुगल प्रेमी इतिहासकार इसमें भी एक महान राजा खोजने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब की बात की जाए तो मराठा संस्थापक शिवाजी ने इसे दांतों तले चने चबा दिए थे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि अब इनके पास ना तो भरा हुआ खजाना था और न ही शक्तिशाली उत्तराधिकारी। हालांकि वो अलग बात है कि इसके बाद भी बहुत सारे शासकों ने शासन किया, जिसमें जहांदर शाह, फर्रुखशियार, रफीक उज्जर्त, रफी उल दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर सेकंड, शाहजहां थर्ड, शाह आलम सेकंड, अकबर तृतीय और बहादुर शाह शामिल हैं। अगर बात की जाए बहादुर शाह की तो ये मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे, जिन्हें अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्तियों पर अधिग्रहण करने के बाद बर्मा के वनवास के लिए भेज दिया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको मुगलों के भारत में आगमन के बारे में बताया। वैसे आपको क्या लगता है, अगर भारत में मुगलों का शासन ना रहा होता तो क्या कभी अंग्रेज भारत में पैर जमा पाते? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।